everybody. Very, very, very beautiful. एक मिनट रुक जाएंगे. Beautiful, beautiful, beautiful. Good, good, good morning. Let me quickly check if we are live. Hanji, all right, everybody. So yes, we are live. A very, very, very good morning, good morning, good morning, and welcome to the today's session. चलिए जी, आ जाओगे. कमान बच्चों, आ जाओ. चलो. ओके, कैसा जा रहा है आपका दिन? जल्दी उठते हो कि नहीं? बताओ मेरे को थोड़ा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा जी. गुड मॉर्निंग. अच्छा, सभी बच्चे मेरे को बता दो. डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप लोग सब सुबह जल्दी उठते हैं? नहीं उठते तो उठना चालू कर दो. मैं तुम लोग को आज का टिप देती हूं. चलो, टिप ऑफ द डे. मैडम आज क्या टिप देने वाले हो आप? आज का टिप ये है बेटा, आई डोंट नो तुम लोग अब कितने बजे उठते हो, बट एटलीस्ट आप लोग सभी बच्चों को 6 AM उठ जाना चाहिए. मैडम यार ऐसी बातें मत करो यार. हाँ बेटा, 6 बजे उठ जाओ ताकि 6:30 बजे तक आप लोग सभी क्या हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, और 6:30 बजे से आप लोग क्या हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो. तो रोज आप 6:30 से 8:30 बजे तक एटलीस्ट 2 घंटा जितना टीचर ने पिछले दिन करवाया, जैसे जितना मैंने तुमको लॉ में करवाया, जितना तेजस सर ने तुमको अकाउंट्स में करवाया, जितना तुमको एमवी सर ने पढ़ाया, जितना तुमको पीपी सर ने पढ़ाया, तुमको इन 2 घंटे में क्या करना चाहिए, रोज सुबह उठ के रिवाइज कर लेना चाहिए. देखो इवनिंग में तो तुम थक जाते हो, तुम्हारा मन नहीं करता है बिल्कुल पढ़ने का, क्योंकि चारों क्लासेस ले लेके तुम एकदम थक जाते हो. तो तुमको सुबह उठ के ना रिवाइज कर लेना चाहिए. उससे क्या होगा ना बेटा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में ना फ्रेश रहेगा. आज की क्लास तुमको और अच्छे से समझ में आएगी. मैडम देखो लेकिन सुबह उठा नहीं जाता. आई एम श्योर तुमको उठा नहीं जाता है, लेकिन मैं तुमको अभी बता देती हूँ तुमको उठना कैसे है. मैं बताऊं तुम लोग को उठना कैसे है. मैं तुम लोग को अपना एक वो बताती हूँ, हैक बताती हूँ. जब मैं तुम्हारे एज की थी, स्टूडेंट थी, तो मेरे से भी ना सुबह उठा नहीं जाता था. तो मैं घर गई अपनी प्रेपरेशन के लिए, तो रोज मेरे पेरेंट्स देखते थे कि मैं ना रोज उठ ही नहीं रही हूँ. रोज मैं ना 5 बजे का अलार्म लगाती थी, लेकिन उठती वही 7 साढ़े 7 बजे थी. तो एक बार मेरे पापा ने आके मेरे को समझाया. क्या बोला कि देखो, जब आप सुबह नींद में अलार्म बंद करते हो ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन होता है उठो और अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, दैट इज पढ़ाई करो. एक ऑप्शन होता है अलार्म बंद करो और जो सपने देख रहे हो वो देखते रहो. सपने सपने ही रह जाएंगे अगर उठ के उसके पीछे भागोगे नहीं तो. उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो तुम्हारे जैसे सीए कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो लोग सुबह उठ रहे हैं और अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं. अब आपको उन लोगों से कंपीट करना है जो लोग सच में भाग रहे हैं अपने ड्रीम्स के पीछे. तो ये सुबह जब आप अपना अलार्म बंद करो तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो ड्रीम्स देखते रहो या फिर सच में उन ड्रीम्स के पीछे भागना सीखो. क्योंकि जो लोग के साथ आप कंपटीशन है आपका, वो लोग अपने ड्रीम्स के पीछे लगे हुए हैं, भाग रहे हैं. तो आपको उन लोगों से अगर कंपीट करना है तो आपको भी अपने ड्रीम्स के पीछे भागना पड़ेगा. देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, पर पता है तुम लोग अगर सुबह उठ के पढ़ाई कर लोगे ना, तो सबसे अच्छा तुमको ही लगेगा. 8:30 6:30 बजे से 8:30 बजे जब रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर तुमको जो सेटिस्फैक्शन आएगी ना, उस सेटिस्फैक्शन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तुमको ऐसा लगेगा यार मैडम कितना अच्छे से, कितना क्लियरली अब समझ में आ रहा है. देखो थोड़ा पेन तो होता है जब सुबह उठने की कोशिश करते हैं ना, तो मन बड़ा ऐसा मन कहता है कि यार सो जा सो जा सो जा, मत पढ़, कोई बात नहीं, कर लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे. पर नहीं होता है. शाम तक आप लोग जाके ना एकदम थक जाते हो. तो मेरी बात मानो, कल से सुबह कम से कम आप 6 बजे उठ के पढ़ना चालू करने की ट्राई करो. 6 o'clock उठो, 6:30 तक फ्रेश हो जाओ. रोज सुबह 2 घंटे क्या करो, अपनी प्रेपरेशन में डालो. फिर 8:30 से 9:30 तुम तैयार हो जाओ और 9:30 बजे क्लास में आ जाओ. ठीक है? ओके जी. ओके चलिए. ओके, गजेंद्र सिंह कह रहे हैं मैडम आपका नाम क्या है? अरे अरे बेटा है, मेरे 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 पीछे ना बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा है, हाय हाय होए होए है. यूट्यूब पर आके, मेरे चैनल पर आके मेरा नाम पूछ रहे हैं. कहता मेरा ही चैनल और मेरे ही बच्चे और मेरा नाम पूछ रहे हैं. गजेंद्र, क्या नाम है आपका? गजेंद्र. इतना तो पता होना चाहिए बेटा आप लोग को अभी तक.
जिस चैनल पे हो उस चैनल पे कौन पढ़ाता है आपको इतना तो पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम दीपिका राठी है, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपको। मेरा नाम दीपिका राठी है और मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस लॉ और सीए इंटर लेवल पे लॉ एंड ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आई होप आपको अब आप मुझे जानने लगे हैं, और अगर आप अब मुझे जानने लगे हो तो आप जम के पढ़ाई करना मेरे साथ चालू कर दो। चलो ओके बेटा, हो गई। चलो अब मैडम आज क्या करने वाले हैं बेटा जी? आज हम करने वाले हैं रिवीजन पहले, और उसके बाद आगे की पढ़ाई। चलो रिवीजन लास्ट में करते हैं, काम करते हैं, पहले अपने नया पढ़ते हैं, उसके बाद अपने रिवीजन करेंगे। तो सारे बच्चे आ जाएंगे, कम ऑन। कल मैडम हम क्या पढ़ रहे थे? कल बेटा आप लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे थे। आपने बहुत सारे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए थे वैलिडिटी के हिसाब से। चलो आ जाओ, क्या पढ़ा था आपने? आपने वैलिडिटी के हिसाब से इतने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे कि नहीं? हाँ जी मैडम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरह के होते हैं, ये दो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाए थे। बताओ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बोलकर लिखकर एंटर किया गया है उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और मैडम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया गया है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ने कुछ ऐसा किया, जैसे बस तुम्हारे सामने रुकी और तुम बस में बैठ गए, जैसे तुम किसी दुकान में गए और तुमने कोको कोला फ्रिज से निकाल के पी ली, तो ये सब क्या हो गया? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब तुमने ना तो कुछ बोला ना तो कुछ लिखा, पर आपके कंडक्ट से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट? चलो जी, मैम होमवर्क कर लिया? वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी नाइस। होमवर्क करना जरूरी होता है। चलो, फॉर्मेशन के हिसाब से हमने ये पढ़ लिया था कल की क्लास में, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक हमने कल की क्लास में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया था, जिसमें मैंने क्या बताया था? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है इंप्लीकेशंस द्वारा, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एक्शंस या आपके कंडक्ट से बनाया जा रहा है। जैसे कूली आपका सामान उठा के चलने लगा, बस में तुम बैठ गए, कोको कोला पी ली, तो ये सब क्या हो गए बेटा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपके कुछ करने से, आपके कोई एक्शन से, आपके कोई कंडक्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसे कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। चलो ओके, कहता है देखो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों बिना वर्ड्स बोले किए गए हैं। मतलब तुम्हारे सामने बस आई, रुकी और तुम बस में चढ़ गए, तो तुमने कुछ किया जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या बस ने तुमको बोला था क्या आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा? नहीं। तुमने बोला था क्या बस को कि मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊं? नहीं। तो बेसिकली यहां पे प्रपोजल, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों ही कैसे हो रहा है? अदरवाइज देन इन वर्ड्स, बिना वर्ड्स को बोले हो रहा है। तो ऐसे प्रोमिसेस को हम इंप्लाइड बोलते हैं और ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबको समझा? हाँ जी मैडम, वेरी गुड बेटा। तो ये तो हमने कल की क्लास में कर लिया था। इसी का ही एक टाइप है बेटा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप है, क्या टाइप है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट करके इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ये टाइप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। टैसिट वर्ड का मतलब क्या होता है? चुप रहना, साइलेंट। टैसिट वर्ड का मतलब होता है साइलेंट। तो कहता है ये जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इट इज नॉट सेपरेट, ये कोई अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में ही फॉल करते हैं। टैसिट वर्ड का मतलब साइलेंट, बिना, विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। जैसे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे बनता है? बिना वर्ड्स बोले, बिना लिखे बनता है ना इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है। टैसिट मतलब चुप रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चुप, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। टैसिट मीन्स साइलेंट। It falls within the scope of implied contract, and these contracts are entered into by conduct of parties. Parties ने कुछ किया जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बिना वर्ड्स बोले, बिना वर्ड्स लिखे। तो मैडम ये तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। एक तरीके से ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट इसको एक अलग तरीके से टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट मतलब चुप रह के कॉन्ट्रैक्ट करना, विदाउट एनी वर्ड स्पोकन, विदाउट एनी वर्ड्स रिटन, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाए उसे कहते हैं टैसिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक बात बताती हूँ। लेट से तुम एटीएम जाते हो, तुम लोग सबके पास एटीएम कार्ड होंगे, तुम लोग सब एटीएम जाते हो क्या? तुम लोग क्या करते हो? एटीएम में एटीएम डालते हो और लेट से रुपए विड्रॉ कर लेते हो। तो तुमने बैंक को कुछ बोला क्या कि बैंक मुझे 4000 रुपए चाहिए? तुमने बैंक से बात की क्या? तुमने बैंक को कुछ लिख के दिया क्या? नहीं। तुमने बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, तुम्हारे और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
तुमने 4,000 रुपए निकाल लिए, तो तुमने कुछ बोला था क्या? नहीं। कुछ लिखा था क्या? नहीं। बस कार्ड इंसर्ट किया और पैसे निकाल लिए। यस। तो कहता है ये क्या हो गया? टैसिट, बिना कुछ रहे के, साइलेंट। तो कहता है कैश इज विड्रॉन बाय अ कस्टमर फ्रॉम द एटीएम। एटीएम से जब आप कैश विड्रॉ करते हो, या फिर आपने कभी देखा है क्या? सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ने कभी ऑक्शन सुना है क्या? ऑक्शन, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं ऑक्शन को मुझे नहीं पता, लेकिन ऑक्शन में क्या होता है? एक हैमर होता है। ऑक्शन, जैसे आप किसी पेंटिंग के ऑक्शन में गए हो तो लोग बोली लगाते हैं। कोई बोलता है मेरे को 1 लाख, मैं 1 लाख रुपए दूंगा इस पेंटिंग की। कोई बोलता है 2 लाख रुपए दूंगा। कोई बोलता है 3 लाख रुपए दूंगा। तो जो ऑक्शनर खड़ा होता है ना टेबल पे, वो ऐसे कहता है, जैसे मान लो सबसे बड़ी बोली लगी है 4 लाख रुपए की, तो वो बोलता है 4 लाख रुपया 1, 4 लाख रुपए 2, 4 लाख रुपए 3। तो फॉल ऑफ हैमर से मुझे बताओ, क्या आपने कोई बातचीत की क्या? क्या जो ऑक्शनर स्टेज पे खड़ा था, जो पेंटिंग ऑक्शन कर रहा था, क्या उसने कोई लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। फॉल ऑफ हैमर, 3 बार हैमर गिरा दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सब क्या हो गए? साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैडम एक तरीके से तो ये तो इंप्लाइड ही हो गए, एक तरीके से ये भी इंप्लाइड ही है, एक तरीके से ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये उसी के स्कोप में फॉल करता है। तो कहता है देखो, व्हेन सेल इज गिवन इफेक्ट बाय फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल। कहता है जैसे जब आप नीलामी, वेरी गुड, आईपीएल के ऑक्शंस होते हैं, राइट? तो ऑक्शन सेल में जब सेल हो रहा है बाय फॉल ऑफ हैमर, 3 बार हैमर गिरा दिया तो सेल हो गई। तो कुछ बोला क्या? कुछ लिखा क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैडम एक तरीके से इंप्लाइड ही हो गया ना, एक तरीके से इंप्लाइड ही है। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक टाइप समझ लो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट मतलब वर्ड, टैसिट का वर्ड मतलब क्या है? साइलेंट, चुप रहना। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विदाउट वर्ड्स स्पोकन और रिटन बट बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज ने कुछ किया, जैसे 3 बार हैमर गिराया, जैसे तुमने एटीएम में एटीएम कार्ड डाला, तो ये क्या हो गया? ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की ही कैटेगरी स्कोप में फॉल करता है। ओके, चलिए जी, सबको समझा? ओके मैडम, अभी तक हमें समझ गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वर्ड्स बोलकर या लिखकर एंटर किया गया हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर लिखकर एंटर किया गया हो, वो होता है एक्सप्रेस। बिना बोले बिना लिखे जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है बाय द कंडक्ट और एक्शन ऑफ पार्टीज, उसे कहते हैं इंप्लाइड। टैसिट भी उसी का ही टाइप है। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मैडम ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? तुमको ना मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। सारे बच्चे, लेट से हम किसका एग्जाम्पल ले ले? यहां पे धन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते? हाँ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। यस निहित, इधर आ जाओ, इंप्लाइड लिख सकते हो आप, इधर आ जाओ। अब ये जो घन है ना, घनश्याम, हमारी क्लास में घनश्याम है। घनश्याम क्या कर रहा था बेटा? रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। घनश्याम रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। भेलपूरी खाते खाते जा रहा है, घनश्याम को नीचे एक फोन मिल गया। घनश्याम को नीचे क्या मिला बेटा? एक फोन मिला। अब घनश्याम ने इस फोन को उठाया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या घनश्याम, ये किसी और का फोन है जिसका गिर गया होगा? लेट से, चलो फोन छोड़ो, फोन छोड़ो, पर्स ले लो। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पर्स में आईडी कार्ड भी है सामने वाले के, इस पर्स के अंदर पैसे भी हैं, इस पर्स में एटीएम कार्ड भी है, इस पर्स में काफी सारी चीजें पड़ी हुई है। अब मुझे बताओ, क्या घनश्याम इस पर्स को अपना मान लेगा? क्या अपना बना ले यारा, ऐसा हो सकता है क्या? तुम बोलो, घनश्याम को भेलपूरी खाते खाते पर्स मिल गया तो क्या वो अपना बना लेगा इसे? नहीं, इसका नहीं है। इसको ढूंढना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये लॉस्ट गुड्स है, ये किसी के गुमा हुआ सामान है, ये लॉस्ट गुड्स है। इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सामान किसका है। आप पर्स को खोलोगे, आईडी कार्ड निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा सामान किसका है। तो कहता है ये लॉस्ट गुड्स है और घनश्याम आपको ये पर्स खोजना पड़ेगा कि ये किसका है और उसको लौटाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। आप अपने पास इस पर्स को नहीं रख सकते। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या जैसे ये पर्स मान लो किसका था? ये पर्स था किसका? मान ले ये पर्स गजेंद्र का था, गज्जू भैया का था, गज्जू का था ये पर्स। अब मेरे को बता दो, तुम लोग बताना, घनश्याम और गज्जू में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? घनश्याम ने बोला था क्या कि मैं तेरा पर्स ढूंढ के दूंगा? गज्जू ने कहा था क्या ए तू मेरा पर्स ढूंढ के दे? दोनों में कोई भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? सारे बच्चे बताओगे, क्या घनश्याम और गज्जू में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? दोनों में कोई बातचीत या कुछ भी हुआ क्या? कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, रियल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अब ये लॉ बोलता है, एक कानून का बनाया हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट है। कानून ने इन दोनों के बीच में एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। मतलब कानून कहता है कि तुम किसी दूसरे का सामान यूज करके रिच नहीं होते। मतलब ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब घनश्याम, तुम किसी दूसरे आदमी का पर्स उठा के खुद उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। तो लॉ बोलता है आप दोनों के बीच में मैं बनाता हूं एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कि अगर किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी का गुमा हुआ सामान मिल गया मान लो, तो आपको इसको लौटाना पड़ेगा। तुम किसी दूसरे के सामान को यूज करके रिच नहीं हो सकते, तुमको ये पर्स घनश्याम को लौटाना पड़ेगा। तो घनश्याम और गज्जू के बीच में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन लोगों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया, कानून ने इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। कानून ने बोला ए गज्जू का है, ये देने का पड़ेगा। घन क्या किसी दूसरे का सामान लेके अनजस्ट तरीके से तुम रिच नहीं हो सकते, तुमको गज्जू को लौटाना पड़ेगा। गज्जू और घन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बेटा, ये तो कानून ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। क्या बोलती है मैडम? यस, इन दोनों ने कोई थोड़ी ना आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, कानून ने, लॉ ने इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो ये क्या हो गया बेटा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, हाँ जी, तो चलिए इसको पढ़ो मेरे साथ, आओ। चलो अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है एक तरीके से कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, बट ये रिजेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट को। कहता है वैसे तो कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, घन और गज्जू के बीच में कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट ये लगता कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कानून ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया, इन दोनों ने नहीं बनाया। कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं इन दोनों के बीच में, बट लॉ ने इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। लॉ ने क्या कर दिया? लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर दिए जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। When no contract exists, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लॉ ने क्या कर दिया? लॉ ने क्रिएट कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को। लॉ ने राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर दिए कि घनश्याम तेरा राइट, तेरा ऑब्लिगेशन है, तुझे लौटाना पड़ेगा, और गज्जू तेरा राइट है कि तुझे ये लौटाए। तो लॉ ने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर दिए जब एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ऐसे ऑब्लिगेशंस को हम क्या कहते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन अनदर वर्ड्स, it is a contract in which there is no intention on the part of either party to make the contract. ना ही गज्जू ना ही घन, दोनों का कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, बट लॉ इंपोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। बट लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। दोनों ही पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, नो इंटेंशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट और टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ इंपोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। जैसे जो अभी अभी एग्जांपल तुम्हें मैंने दिया था, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। जैसे अगर आपको किसी का गुमा हुआ सामान मिलता है, तो आपका ये ऑब्लिगेशन हो जाता है कि ट्रू ओनर को आपको ये सामान लौटाना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। हालांकि दोनों के बीच में कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट लॉ का क्रिएट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ क्रिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, लॉ क्रिएटेड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। देयर इज नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज नो इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ इंपोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग देम। तो इसे कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। समझा? मैम अगर पता नहीं चला किसी का है तो पुलिस को दे दो भाई, पुलिस खोजेगी। तुमको समझ में आ गया किसका है तो लौटा दो। तुमको नहीं पता चल रहा किसका है तो तुम रख थोड़ी सकते हो। तुम कह रहे हो मैडम मैंने तो ढूंढा था पर किसी का है पता नहीं चला, तो मैंने ना पैसे निकाल के यूज कर लिए। लो कानून को, अरे यार पुलिस को लौटा दो यार तुम। चलो समझा? ओके ओके ओके, तो ये हो गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। पर मैम कोई वापस नहीं करता है। यही जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। करना चाहिए, कोई वापस नहीं करता है, पर बेटा एथिकल तो यही है कि वापस करना चाहिए, है ना? चलो आ जाओ। अब क्या हो गया? ई कॉन्ट्रैक्ट। आजकल हमारे जमाने में ई कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। कहता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे ईमेल द्वारा क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। तुम बताओ, तुमने आज अल्टीमेट सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो तुम्हारा एक तरीके से ई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कहता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा, जैसे ईमेल द्वारा, तो इसे क्या कहते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। तुमने अल्टीमेट सीए के साथ एक तरीके से क्या किया?
ई कॉन्ट्रैक्ट किया। कहता जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ईमेल सच एज ईमेल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो उसे कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट, है ना जी। ओके मैडम, तो सारे बच्चे मेरे को एक बात बताएंगे। एवरीबॉडी एक मिनट, दूसरा पेज क्यों शफल हो गया है? एक मिनट रुकेंगे बेटा, चल इधर आजा, फटाफट मेरे को ये बता दे। अब तुमको ये समझा है क्या? वैलिडिटी के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड। वापस से रिवाइज कर, मेरे को नहीं पता तू पढ़कर आए कि नहीं घर से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट दैट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, इतनी दिन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पहले तो वैलिड था बट नाउ सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अब आप कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, राइट, ओके। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दोनों में से किसी एक पार्टी का कंसेंट फ्री ना हो, कोवर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड द्वारा उसका कंसेंट लिया गया हो, तो उसके एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। इलीगल मतलब अरे तुम चोरी चकारी, डाका डालना, ड्रग्स बेचना, मतलब यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्पसेस दैट आर प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसी चीज जो लॉ मना करता है उसको करने के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ही नहीं, इसको हम अग्रीमेंट ही कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। क्योंकि अगर आप इलीगल चीजों के लिए अग्रीमेंट एंटर कर रहे हो तो वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा, तो ये एक तरीके से इलीगल अग्रीमेंट है। अच्छा, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट इज गुड, बट टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण अब एनफोर्स नहीं हो सकता। लेट्स से इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं था या बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, तो दैट इज अनएनफोर्सिएबल, मतलब बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल। फिर तुमने फॉर्मेशन के हिसाब से 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट देखे, बोलकर, बिना बोले, अपने आप, ई कॉन्ट्रैक्ट, ये सब फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट। मैडम ये क्या भला है भाई, परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या है? आओ इधर आओ, बहुत सिंपल है ये। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेड, यहां पे पहले एग्जांपल देखो। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या हो गया मैडम? व्हेन अ ग्रोसर सेल्स शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ये पेन मैं तुमको 100 रुपए में बेचूंगी, तो मैंने तुम्हें पेन दे दिया, तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो खत्म हो गई क्या बात? एग्जीक्यूट हो गया क्या काम? दोनों ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया क्या? हाँ। तो कहते हैं देखना, when the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then contract is executed contract। कहता है जो काम करना था वो आपने कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। दूसरी चीज बताऊं, forbearance is brought मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें बोला था, forbearance मतलब कुछ ना करना, forbearance मतलब कुछ ना करना। जैसे मैंने तुमको बोला कि इस जगह पे अपनी दुकान मत डालना, मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगी, तुमने दुकान नहीं डाली, फॉरबियरेंस मतलब तुमने नहीं किया वो काम, और मैंने तुम्हें 50,000 रुपए भी दे दिए, तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर देती है, व्हेन द एक्ट इज एग्जीक्यूटेड, और फॉरबियरेंस या कुछ नहीं करना था तो आपने नहीं किया, फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड। ओके, जब मतलब मेरे को जो करना था, तुमको जो करना था, दोनों ने कर दिया। मैं तुम्हारी दुकान पे गई, मैंने तुमसे शुगर मांगा, तुमने शुगर दे दिया, मैंने कैश दे दिया, तो एग्जीक्यूट हो गया क्या? हाँ। बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू, दोनों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड। अच्छा मैडम, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अब तुमको नाम से ये भी समझ में आ रहा होगा, एग्जीक्यूटरी मतलब अभी दोनों पार्टीज ने हो सकता है अपना काम पूरा नहीं किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, when G agrees to take tuition of H, G ने बोला मैडम H, मैं आपकी ट्यूशन लूंगा। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, ठीक है, मैं अगले महीने से लूंगा। जैसे मान लो तुम मेरी क्लास में आए, तुमने यूट्यूब पे आए, तुमने बोला मैडम मैं 1 महीने बाद आपकी क्लास में लूंगा। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं 1 महीने बाद ही तुमको पढ़ाऊंगी। H इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे G ₹1000। आपने बोला मैडम मैं आपका क्लास 1 महीने बाद लूंगा, 1 महीने बाद 1000 रुपए देके आपकी क्लास लूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो जब तू क्लास ले लेगा तब मैं तेरे को पढ़ा दूंगी। तो मुझे बताओ, दोनों पार्टीज अपना काम फ्यूचर में करने वाली है क्या? तुम भी 1 महीने बाद 1000 रुपया दोगे, मैं भी 1 महीने बाद पढ़ाऊंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? एग्जीक्यूटरी है, बिकॉज अभी तक ये पूरा हुआ नहीं है, इट इज येट टू बी कैरिड आउट, अभी ये पूरा हुआ नहीं, होगा। तो दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मतलब इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट
कंसीडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। मैंने भी तुम्हें प्रॉमिस किया, तुमने भी मुझे प्रॉमिस किया, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। आपस में हमें क्या मिला है एक दूसरे से, हम दोनों ने आपस में प्रोमिसेस एक्सचेंज की है कि आपने बोला मैडम फ्यूचर में 1000 रुपए दूंगा, मैंने कहा ठीक है मैं भी फ्यूचर में पढ़ाऊंगी। तो एग्जीक्यूटरी मतलब जब दोनों ने एक दूसरे को प्रोमिसेस दिया है, दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया। कंसीडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली। मैं भी तुम्हें क्लास 1 महीने बाद दूंगी, तुम भी मुझे पैसा, मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है कि पैसा मिलेगा, मेरे तुम्हारे लिए कंसीडरेशन क्या है कि क्लास मिलेगी। तो दोनों को कंसीडरेशन फ्यूचर में ही मिलेगा। देयरफॉर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब व्हेन एक्ट इज डन, दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया तो एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब कंसीडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, मैं तुमको क्लास या तुम मुझे पैसा फ्यूचर में दोगे, कंसीडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली। तो ये होता है एग्जीक्यूटरी, नाम से ही समझ में आता है बेटा। अब एग्जीक्यूटरी में भी ना दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल, एक होता है बायलैटरल। मैडम ये क्या, कुछ भी नहीं है यार, बड़ा बड़ा लिख दिया इंस्टीट्यूट ने, ये है कुछ भी नहीं। यूनिलैटरल मतलब मैंने तुमने मुझे बोला, तुम आए मेरे पास, मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 1000 रुपए मैं तुमको 1 महीने बाद दूंगा, क्या तुम मुझे अभी से पढ़ाना चालू कर दोगी? मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक महीने बाद पैसे दे देना, मैं तुझे अभी पढ़ा देती हूँ। तो मैंने अपना काम तुमको कर दिया, तुम मुझे बाद में पैसे दोगे। मतलब वन पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, दूसरी पार्टी को करना बाकी है, दैट इज यूनिलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, और अभी आपका ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, आपको जो पैसे देने हैं वो आपने नहीं दिए, ठीक है, दैट इज यूनिलैटरल। इसका एग्जाम्पल है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर भी पढ़ लो। M advertises payment of award of ₹5,000 to anyone who finds his missing son and brings him. M का बच्चा गुम गया, M ने बोला जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा ना उसको मैं 5000 रुपया दूंगा। कितने कम पैसे दे रहा है रे, प्यार कम कर रहा है क्या, क्या है ये, 5000 रुपये दूंगा, पर ठीक है बेटा ओके। एज सुन एज B traces the boy, B को बच्चा मिल गया, B ने लाकर किसको दे दिया बच्चा, M को, कि ये आपका गुमा हुआ बच्चा पकड़ो, अब घुमाना मत वापस। तो B ने अपना काम पूरा कर दिया क्या, यस। अब M को काम करना बाकी है, M को 5000 रुपए देने बाकी है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी ने कर दिया, एक पार्टी को करना बाकी है, ठीक है। अब मैडम बायलैटरल मतलब क्या होता है, वही बात, दोनों पार्टीज को ही करना बाकी है। वेयर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब obligation या promise is outstanding on the part of both the parties, where both the parties are yet to perform their obligations। दोनों ही पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है अभी तक, तो हो गया बायलैटरल। सबको समझा? तो मेरे को एक बात बता दो, ये एग्जाम्पल है, पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। तो एग्जीक्यूटेड मतलब व्हेन द एक्ट इज डन और द फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, दैट इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब वेयर द कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली, parties are yet to perform their obligations, parties will perform their obligations in future। एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, यूनिलैटरल। दोनों ही पार्टीज आर yet to perform their obligations, बायलैटरल। सारे बच्चों को यहां तक ये सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट समझेगा, फटाफट बता दो, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन बच्चों 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 बच्चों, आ गया क्या तुमको समझ। मैडम गाने मत गाओ यार, रोना आता है, सॉरी बेटा। ओके मैडम, क्लियर है, वेरी गुड। तो बेटा ये हो गए आपके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और बहुत ही मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। अब आपकी बुक में ना मैंने आप लोगों के लिए समरी भी डाल दी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सबकी समरी भी डली हुई है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फिर से ये मैंने समरी डाल दी ताकि कभी भी आपको फटाफट रिवाइज करना हो तो कर सको आप लोग। ये आपकी समरी भी डली हुई है, तो आप समरी से भी पढ़ सकते हो। चलो अब आ जाओगे इधर, एवरीबडी, सारे बच्चे, थैंक यू निरुपमा, थैंक यू बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने जब पहली क्लास मेरे साथ स्टार्ट की थी तो क्या आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट, मैम लॉ में बनाकर लिख सकते क्या बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो लेकिन थोड़े कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे।
देखो जैसे कंसीडरेशन, ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस, ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप बुक की लैंग्वेज रट सकते हो क्या, याद रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, पर आपका मतलब ठीक निकलना चाहिए। थोड़ा सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोग कभी कभी खुद बोलते हो कि जब मैं आपसे आंसर ले रही होती हूँ तो आप खुद कीवर्ड्स आंसर करते हो कमेंट सेक्शन में, तो थोड़े कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा था क्या, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। आपको ये चीज पता है ना। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट कैसे बनता है, अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस मतलब क्या, एक आदमी ऑफर देगा और दूसरा आदमी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। एक आदमी, ऑफर बोल दो, प्रपोजल बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक आदमी प्रपोजल देता है, दूसरा आदमी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्रॉमिस बन जाती है। प्रॉमिस मतलब क्या हो गया, अग्रीमेंट बन गया। मतलब अग्रीमेंट मतलब क्या हो गया बेटा, दो लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, मतलब मीटिंग ऑफ टू माइंड्स। मेरे को अगर, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे आए यूट्यूब पे, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ और मैं तुमको बोल रही हूँ बेटा आजा बिजनेस लॉ का क्लास ज्वाइन कर ले और सीए फाउंडेशन को तगड़े तरीके से प्रिपेयर कर ले। अब मान लो तुमको मुझसे पढ़ना ही नहीं है, तो हमारा दोनों का दिमाग सेम तरीके से मिला क्या, मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ क्या। मैंने तुम्हें प्रपोजल तो दिया लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अग्रीमेंट बना ही नहीं। तो अग्रीमेंट कब बनता है, जब दो लोग एक तरीके से सोचते हैं। जैसे तुम अगर मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, मैं तुम्हें प्रपोजल दे रही हूं, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में अग्रीमेंट बन गया, क्योंकि हम दोनों एक तरह से सोच रहे हैं, तो दैट इज अग्रीमेंट, राइट। अब चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, कुछ भी नहीं है, ये एकदम सिंपल बात है, ऑफर एंड प्रपोजल। तो यहां पे ना एक बात बता रहा है, क्या कहता है, देखो डेफिनेशन दे रहा है, डेफिनेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल। ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे मैंने तुम्हें बोला ए बच्चों चलो आ जाओ, चलो तुम लोग मेरे से बिजनेस लॉ पढ़ लो, बराबर तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, ऐसा मैंने तुम्हें बोला, तो मैंने अपना ऑफर दिया क्या तुमको, हाँ। तो कहता है व्हेन वन पार्टी सिग्निफाइज टू अनदर, मैं तुमको बता रही हूं मेरी विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब मैं तुमको बोल रही हूं कि मैं तुमको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी, या फिर हो सकता है कुछ ना करना भी एक तरीके से प्रपोजल होता है। जैसे मैंने तुमको बोला मैं यहाँ पे अपनी दुकान नहीं डालूंगी, तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, तुम, मेरा दुकान बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ दुकान नहीं डालूंगी, तो मेरे को 50,000 रुपए दे दो, तो मैं अपना ऑफर दे रही हूं। तो मतलब एक आदमी जब अपनी विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने की या कुछ ना करने की विद अ व्यू, और मैं ये तुम्हें ऑफर क्यों दे रही हूं, ताकि मैं तुम्हारा असेंट ऑब्टेन कर सकूं। असेंट मतलब सहमति, तुम्हारा कंसेंट ले सकूं, अदर आदमी का कंसेंट ले सकूं, इसे कहते हैं ऑफर। तो ऑफर मतलब, इसमें क्या है, रटने वाली कोई बात है क्या, तुमको ये क्या है, रट के याद रखना है क्या। ऑफर मतलब when one party signifies a willingness to do or to not to do something, that is an offer with a view to obtain your consent। तुम्हारा कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए मैं अपने मन की बात तुम्हें बता रही हूं, तो मैं तुम्हें क्या दे रही हूं, ऑफर दे रही हूं, ठीक है। ओके सही है मैडम, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ अब इधर आ जाओ, ऑफर के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। क्या होते हैं ऑफर के एसेंशियल्स, कहता है द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी। जिसे ऑफर दिया जा रहा है, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, मैं ऑफर तुम लोग को दे रही हूं, मैं तुम लोग को बोल रही हूं ना क्लास ले लो, तो ऑफर किसको दे रही हूं, तुम लोग को दे रही हूं, तो तुम लोग क्या हो गए, ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रपोजी और एक्सेप्टर। जब तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम क्या बन जाओगे, प्रोमिसी या एक्सेप्टर बन जाओगे। तुम्हें जब मैंने ऑफर दिया तो तुम क्या थे, ऑफरी थे। जब तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम या तो एक्सेप्टर या प्रोमिसी बन जाओगे, ठीक है। ओके कहता है देखो देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग। ऑफर, मैं कौन हो गई, जो ऑफर दे रहा है बेटा वो कौन हो गया, ऑफरर। मैं तुमको ऑफर दे रही, मेरे से पढ़ ले, मैं कौन हो गई, ऑफरर। जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो क्या हो गया बेटा, ऑफरी। अब तुम ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम क्या बन जाओगे, एक्सेप्टर बन जाओगे या प्रोमिसी बन जाओगे, कुछ भी कह सकते हैं, प्रोमिसी कह दो या एक्सेप्टर कह दो। अच्छा मैंने तुमको, ऑफरर ने तुमको, ऑफरी को अपनी विलिंगनेस बताई थी क्या, कि मैं तुमको पढ़ाऊंगी या यहाँ दुकान नहीं डालूंगी। तो ऑफरर ने ऑफरी को अपनी मन की बात, विलिंगनेस बताई थी कि मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने तुमको अपनी मन की बात बताई, ठीक है। ओके
अब यहाँ पे विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू। अब मैंने तुमको अपनी मन की बात क्यों बताई? ताकि मैं तुम्हारा असेंट ऑब्टेन कर सकूं। असेंट मतलब सहमति। मैंने तुम्हें ऑफर क्यों दिया, अपने मन की बात क्यों बताई? ताकि तुम्हारा सहमति ऑब्टेन किया जा सके। एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कहता ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ करना, जैसे मैं तुमको पढ़ाऊंगी तो ये हो गया पॉजिटिव ऑफर। मैं अपनी दुकान यहां नहीं डालूंगी, नॉट डूइंग या एब्सटेनेंस, कि मैं यहां दुकान नहीं डालूंगी, ये एक नेगेटिव एक्ट है। तो कहता ऑफर हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। तो बेटा जी इसने ना ऊपर वाली बात को ना, इसने ऊपर वाली बात को समझाया है। इधर आओ, इसने क्या बोला है? इसने आपको ऑफर की डेफिनेशन समझाई है। ऑफर मतलब व्हेन वन पार्टी expresses his willingness to do or not do something। कुछ करेंगे, एक मिनट, willingness to do or not do something with a view to obtain assent of other party। अब इस लाइन को इन्होंने बहुत डीपली समझाया। When one party expresses his willingness, वो कौन पार्टी? अपना ऑफर देने वाली पार्टी को क्या बोलते हैं? ऑफरर। आप अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हो क्या? हाँ, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। तो कहता है ऑफर हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। अच्छा, आप ये ऑफर क्यों देते हो? ताकि सामने वाले की सहमति ऑब्टेन कर दी जाए। जिसको ऑफर दिया जाता है अदर पार्टी को, उसको हम क्या कहते हैं? अदर पार्टी को हम कहते हैं ऑफरी, जिसे ऑफर दिया जा रहा है। जब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोमिसी या एक्सेप्टर बन जाएगा। सबको समझा? तो ये डेफिनेशन को इन्होंने समझाया कि एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को अपना विलिंगनेस दे, विलिंगनेस बताए। विलिंगनेस मैं आपको क्यों बता रही हूं अपने मन की बात? ताकि तुम्हारी सहमति ऑब्टेन हो सके। अदर पार्टी, जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो कौन हो गई? ऑफरी। जो ऑफर दे रहा है वो कौन हो गया? ऑफरर। अब कुछ करने के लिए ऑफर दिया हो सकता है, कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया हो सकता है। सबको समझा गया बेटा? बहुत ही सिंपल है। मतलब ये आपको ऊपर वाले ऑफर की जो डेफिनेशन है उसको तोड़ तोड़ के बता रहा था। कौन ऑफर दे रहा है, किसको ऑफर दे रहा है, क्यों ऑफर दे रहा है, किस वजह से ऑफर दे रहा है। ऑफर में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही चीजें हो सकती है। कुछ करना भी ऑफर है, कुछ ना करना भी ऑफर है। ठीक है, सबको समझा? हाँ जी मैडम समझा। चलो ओके, आज की क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे बेटा? काइंड ऑफ ऑफर। ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये सारी बातें अभी आएगी। काइंड ऑफ ऑफर, क्लासिफिकेशन ऑफर। चलो अब अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर को पढ़ेंगे। तैयार हो क्या? बोर तो नहीं हो गए ना? मैडम बोर, थ्योरी पढ़ते पढ़ते रोना आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी बता दे। खून के आंसू तो नहीं रो रहे हो ना तुम लोग? मैडम रोते रो ऐसा नींद आने लगा, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? पूरा नींद पूरा किया है तुम लोग ने? 8-9 घंटे सोते हो, मेरे को सब पता है तुम लोग का। हाँ 8-9 घंटे सोते हो। अब बोलना मत मेरे को नींद आ रहा है मैडम। रेडी है मैडम? निरुपमा कह रही थोड़ा बोर हो रहा है। हाँ बेटा, इंस्टीट्यूट फिर सवाल पूछेगा ना, इंस्टीट्यूट बोलेगा मैं बोर हो रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर दे। तो आज पढ़ना जरूरी है। विभूति कह रहा है मैडम मजा आ रहा है। देखो ना तुम लोग का, एक तुमको एक बात बताऊं, सच्ची बात है। जब मैं एज अ स्टूडेंट, जब मैं खुद थी ना, तो मैंने ये बात अपने आप को ना अपने आप में फील की थी। अब आई डोंट नो कितने बच्चे इसे रिलेट कर पाएंगे, बट मैं तुमको एक सच्ची बात बताती हूँ। क्या होता है, तुम्हारा माइंड कैसे ऑपरेट करता है मैं तुमको बताऊं। जब तुम कोई चीज को पढ़ रहे होते हो, स्पेसिफिकली थ्योरी पढ़ रहे होते हो ना, तुम्हारी बॉडी है ना थक जाती है सुनते सुनते, क्योंकि तुम कुछ लिख नहीं रहे हो, बस तुम सुन रहे हो। तो क्या है कि बॉडी थक जाती है। तो तुम्हारी बॉडी है ना बोर, एक इंडिकेशन देती है दिमाग को, क्या कि बोर हो रहा हूं मैं, बोर हो रहा हूं। तो दिमाग है ना आपको वही 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 थॉट देता है, क्या यार मैं तो बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या हो जाता है, हट जाता है। तुम ना अपने दिमाग को हेड स्ट्रांग रखो। तुम ये सोचो कि मेरे पास बोर होने का टाइम ही नहीं है। मैडम यार ऐसे सोच सकते हैं क्या
बेटा एक बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग में जब भी ये थॉट आएगा ना कि मैं बोर हो रहा हूं, तो फिर तुमको आगे के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम समझ में आने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा। तो मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ, आप लोग क्लास में मेरे साथ कितना, मैं तो लॉ वैसे भी तुमको 1 घंटा 10 मिनट ही लेती हूँ, 1.5 घंटा नहीं लेती सेशन, क्योंकि इतना लंबा सेशन लेने से बच्चे बोर हो जाते हैं, तुम छोटे बच्चे हो अभी। लेकिन वो समय भी आएगा जब मैं 1.5 घंटा का सेशन भी लूंगी। तो आप लोग ना अपने दिमाग तक वो बात पहुंचने ही मत दो कि मैं बोर हो रहा हूं। आप ये बोलो कि नहीं, मैं कानून पढ़ रहा हूं, मेरे देश का कानून पढ़ रहा हूं और मुझे ये चीज समझ में आनी चाहिए। तुम तो सिर्फ पढ़ रहे हो। सोचो, कानून किसी ने बनाया है, लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने कानून को बनाया है। तुमको तो बने हुए कानून को सिर्फ पढ़ना है, उसमें तुमको ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना। हाँ मैडम सही बोल रही हो। अच्छा ओके मैडम, ओके चलिए आ जाइए। चलो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कितने तरह के ऑफर होते हैं, सारे बच्चे आ जाओ। मैडम पहला ऑफर क्या हो गया? गौरंगा दवे मैम, लॉ के लिए रिकॉर्डेड पार्ट मुझे दिख नहीं रहा है ऐप में सितंबर के लिए। बेटा ऑलरेडी जो भी लेक्चर्स हम लेते हैं ना, सारे ऐप के ऊपर चले जाते हैं। तो अगर आपको दिख नहीं रहे हैं लेक्चर्स, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं, सभी बच्चे जिन लोग ने क्लास को एनरोल कर लिया है, सबको आपको जो भी हमने क्लासेस कंप्लीट कर दी उसके रिकॉर्डेड सेशन आपको ऐप के ऊपर दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहे गौरंगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप टीम को कांटेक्ट करो, टीम आपको हेल्प कर देगी। हमारा सपोर्ट का फॉर्म है बेटा, उसको फिल कर दो, तो आपको टीम रीच आउट करके आपका क्वेरी सॉल्व कर देगी। डोंट यू वरी, ठीक है। चलो मैम, नॉट एबल टू ओपन द ऐप 2 दिन से। डेविल करण, करण बेटा या तो आप मेरे को अलग से मैसेज करो या सपोर्ट का फॉर्म फिल कर दो। टीम आपको 24 घंटे में, 24 आवर्स में टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी डाउट सॉल्व कर देगी। लेकिन अगर आपको नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है ऐप, तो आप मेरे को अलग से सेपरेटली मैसेज करना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपका फटाफट काम करवा दूं। नहीं तो आप सपोर्ट का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। आप जब सपोर्ट का फॉर्म फिल करते हो तो आपको टीम को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, टीम अपने आप आपको 24 आवर्स में कॉल करके आपका इशू रिजॉल्व कर देती है, ठीक है। ओके चलिए एवरीबॉडी, अब चलो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। चलो जनरल ऑफर, जिसको भी ऐप रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं ना, ऐप रिलेटेड क्वेरी आ रही है, अगेन मैं बोल रही हूं, सपोर्ट का फॉर्म फिल कर दो बेटा। अभी क्लास में बोलने से ये चीज नहीं होगी ना। मैं सबको क्या कह रही हूं, अल्टीमेट सीए का सपोर्ट का फॉर्म है, उसे फिल कर दो। टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देगी। डोंट वरी, अगर किसी को नहीं दिख रहा है, अगेन सपोर्ट का फॉर्म फिल करो, टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देगी। फिर भी नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। चलो ओके, आइए अब प्लीज क्लास में पहले पढ़ लो बेटा। चलो आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, कितने तरह के ऑफर होते हैं। सबसे पहला ऑफर क्या है, जनरल ऑफर। मतलब एक बात बताओ, जनरल ऑफर मतलब मैंने ऑफर तुम लोग को क्लास में दे दिया, तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी आदमी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? जनरल ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो आपने पब्लिक को दिया, पब्लिक एट लार्ज को दिया। एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर एंड डू द एक्ट। कोई भी आदमी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। कहता है जनरल ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो आपने पब्लिक को दिया और कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है और काम को कर सकता है। जैसे यहां पे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मैडम इसे क्या कहते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बेटा ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सभी बच्चे क्या करेंगे, इस केस लॉ को याद रखेंगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मैडम इसमें क्या हुआ, देखो एक कंपनी थी बेटा, क्या नाम था कंपनी का, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कंपनी का नाम क्या था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उन्होंने ना न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया, क्या कि जो भी हमारे स्मोक बॉल को खाएगा
और अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, कोई बीमारी है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम आपको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। तो स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में इश्तिहार छाप दिया, एडवर्टाइजमेंट छाप दिया और क्या बोला कि आप में से कोई भी आदमी अगर स्मोक बॉल को जैसे हमने डायरेक्शंस दिए हैं उस डायरेक्शन, उन प्रिंटेड डायरेक्शंस के हिसाब से अगर कोई कंज्यूम करता है और उसको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसे क्या देंगे, 100 पाउंड्स देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक बूढ़ी लेडी थी, ओल्ड लेडी, कार्लिल करके एक ओल्ड लेडी थी। कार्लिल ने जैसा डायरेक्शंस दिया हुआ था न्यूज़पेपर में, उस डायरेक्शन को पढ़ के स्मोक बॉल खा लिया और उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। अब कार्लिल भागी भागी गई स्मोक बॉल कंपनी के पास और बोला मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, आप मुझे 100 पाउंड्स दो। अब कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी ने क्या बोला, दीदी आप तो बहुत बूढ़ी हो, आपको तो हमने ऑफर दिया ही नहीं था, दीदी तुम क्यों खा ली, हाँ तुमको तो नहीं बोला था खाने के लिए दीदी। सॉरी ओल्ड लेडीज के लिए नहीं था ये, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कह रही है कार्लिल दीदी, ए बूढ़े लोग के लिए नहीं था ये, तुम क्यों खा गई, तुमको नहीं मिलेगा 100 पाउंड, तुमको हमने ऑफर ही नहीं दिया, तुम कैसे बोल रही हो, हमने तुमको ऑफर ही नहीं दिया। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला इधर स्मोक बॉल इधर आओ, क्या तुम जब न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे रहे हो तो मतलब तुम जनरल ऑफर दे रहे हो, पब्लिक को ऑफर दे रहे हो और इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, बूढ़ा बड़ा बच्चा कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेसिकली माना जाएगा कि तुमने ऑफर दिया है सबको और कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो दीदी ने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, दीदी को पैसे दो, 100 पाउंड्स दो। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, जब आप पब्लिक को ऑफर देते हो तो कोई भी क्या एक्सेप्ट कर सकता है क्या, और कोई भी उस काम को कर सकता है क्या, बिल्कुल। तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ, सबको समझा गया बेटा। कहता है कोई भी अगर उन डायरेक्शंस को फॉलो करके स्मोक बॉल खा ले, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर, आपने जो प्रिंटेड ऑफर में लिखा था, आपने ऑफर में क्या लिखा था, कोई भी ऐसे अगर इस डायरेक्शन को फॉलो करके स्मोक बॉल खा ले, तो कोई भी अगर उस कंडीशंस को पूरा कर लेगा तो माना जाएगा कि उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, दीदी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा माना जाएगा। तो कहता है जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, जब तक कि जनरल ऑफर आप वापस नहीं ले लेते, कहते हैं जब भी जनरल ऑफर आप जब तक वापस विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसे कहते हैं जनरल ऑफर। सबको समझा, कार्लिल दीदी और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बीच में क्या हुआ, ये केस लॉ हुआ, ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, सबको समझा। अच्छा एक बताओ, तुम लोग ऐसा केस लॉ पहली बार पढ़ रहे होगे, केस लॉ में ना क्या होता है बेटा, प्लांटिफ पहले लिखा जाता है, प्लांटिफ, ये हो गया प्लांटिफ, ये हो गया डिफेंडेंट। कोई भी केस लॉ में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, प्लांटिफ, जिसने केस किया उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटिफ, और जिसके ऊपर केस किया, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसका नाम पीछे लिखा जाता है, तो ये हो गया डिफेंडेंट। तो कोई भी केस लॉ आप पढ़ोगे, जैसे ये वर्सेस ये, जैसे हमारे केस में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो केस किसने किया था, कार्लिल ने, तो कार्लिल का नाम पहले लिखा जाएगा, प्लांटिफ का नाम पहले लिखा जाएगा। और किसके ऊपर केस किया, कौन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, कार्बोलिक, तो उसका नाम पीछे लिखा जाता है कोई भी केस लॉ के अंदर। ऐसे जिसने केस किया, जो प्लांटिफ है, जो केस कर रहा है, उसका नाम पहले, और जो डिफेंडेंट है उसका नाम पीछे लिखा जाएगा, समझा। तो ये केस लॉ इस तरीके से हम रीड करते हैं, समझा, ओके मैडम, समझा, ओके। जनरल ऑफर बताओ, जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर मतलब ऑफर मेड टू द पब्लिक, ऑफर जो आपने पब्लिक एट लार्ज को दिया, एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर एंड डू द एक्ट, कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करके काम को कर सकता है, एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, दैट इज जनरल ऑफर। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, दीदी ने स्मोक बॉल खा लिया, जैसा डायरेक्शन दिया था वैसा, ओके, तो ये हो गया जनरल ऑफर। अच्छा मैडम, उसके बाद क्या है, स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर भी कह सकते हो। मुझे बताओ, मैंने ऑफर सिर्फ पारुल को दिया, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, बीमारी होती है बेटा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। स्पेशल ऑफर मतलब क्या होता है, स्पेशल ऑफर, मैंने पारुल को ऑफर दिया, अब तुम मुझे बताना, मैंने ऑफर दिया पारुल को, मैंने ऑफर किसको दिया, पारुल को, तो मुझे बताओ क्या जेनाली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है क्या, तुम लोग बताना। मैंने जेनाली को ऑफर दिया ही नहीं, जेनाली कह रही हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूं, अरे मैंने तुमको ऑफर दिया ही नहीं है, मैंने तो पारुल को दिया है, तो सिर्फ पारुल ही उसको ऑफर एक्सेप्ट कर सकती है।
जनरल ऑफर मतलब जब मैं पब्लिक एट लार्ज को देती हूं तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज पब्लिक ऑफर, जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब व्हेन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन्ड पर्सन, जब किसी एक आदमी को आपने ऑफर दिया तो उसे कहते हैं बेटा स्पेसिफिक ऑफर। कहता है स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। जिसको ऑफर दिया है, स्पेसिफिक ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वो आदमी जिसको ऑफर दिया गया है वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर मतलब ऑफर विच इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, असर्टेन्ड पर्सन, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। जैसे मैंने ऑफर सिर्फ पारुल को दिया तो जेनाली थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं करेगी। जैसे ए ने ऑफर गाड़ी बेचने का बी को दिया तो ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर। जब आप किसी एक इकलौते असर्टेन्ड किसी एक आदमी को, स्पेसिफिक आदमी को ऑफर देते हो तो वो हो गया स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, ओके ओके बेटा, थैंक्स। आई विल डेफिनेटली क्लियर सीए। बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई। मैं बातें तो बहुत बोलती हूं, तुम फॉलो करता है कि नहीं मेरे को नहीं पता है। पढ़ाई करना जरूरी होता है रे। चलो, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। बेटा इसमें एक केस लॉ है बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। मैडम ये केस लॉ क्या है? ये आगे आपको अभी थोड़े देर में मैं आपको बताऊंगी, अभी इधर डिस्कस नहीं है। चैप्टर के आगे बोल्टन वर्सेस जॉन्स का एक केस लॉ है जिसको हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं डिस्क्राइब्ड है, आगे डिस्क्राइब्ड है। क्रॉस ऑफर मतलब क्या होता है? क्रॉस ऑफर, सारे बच्चे सुनना, मैं ना क्लास में आके तुमको पढ़ाती हूँ। ये जो मेरा व्हाइट वाला पेन है ना, इस व्हाइट वाले पेन से मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ। अब मैं ये देख रही हूं कि तुम्हारी नजर इस पेन पे है। तुम जब देखो ये पेन को देखते रहते हो, जब देखो इस पेन के बारे में पूछते रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको ये पेन पसंद है। तो मैंने तुमको क्लास में यूट्यूब पर एक ऑफर दिया कि ये पेन 1000 रुपए में खरीद लो, और आपने भी उस समय मुझे उसी समय ईमेल भेज दिया कि मैडम क्या मुझे आप अपना पेन बेचोगी? तो मतलब मैंने तुम्हें अभी क्लास में ऑफर दिया यूट्यूब पर और तुमने भी मुझे सेम टाइम पे ईमेल भेज दिया। क्या मुझे पता था क्या कि तुम मुझे ऑफर देने वाले हो ईमेल द्वारा? नहीं। क्या तुमको पता था क्या कि मैं तुमको क्लास में ऑफर देने वाली हूं? नहीं। जाने अनजाने में हम दोनों ने आइडेंटिकल सेम ऑफर एक दूसरे को दे दिया, जबकि हमें एक दूसरे के बारे में ऑफर देंगे हम पता ही नहीं था। तो इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। कहता है जब दो पार्टीज एक्सचेंज कर रही है, कहता है व्हेन टू पार्टीज, दो पार्टीज मैं और तुम एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। हमें एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता था, वी वर इग्नोरेंट। उस समय पे हम दोनों को, मुझे नहीं पता था तुम ऑफर देने वाले हो और तुमको भी नहीं पता था मैं क्लास में ऑफर देने वाली हूं। तो जब दो पार्टीज आपस में आइडेंटिकल ऑफर्स एक्सचेंज करती है तो ऐसे ऑफर्स को हम क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर्स कहते हैं। ठीक है, सबको समझा? बता दे बेटा। when two parties exchange identical offers, when at the time of the making offer both were ignorant of each other's offer, मुझे दोनों एक दूसरे को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, हमने फिर भी सेम ऑफर सेम समय पे एक दूसरे को दे दिया, इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। बेटा वेरी गुड। अच्छा, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने भी मुझे सेम ऑफर दिया, तो क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया? देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस, बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन cannot be constructed as acceptance of another's offer। आपको अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपने ईमेल में मुझे सेम ऑफर दिया है इसका मतलब आपने मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी है। कहता है अगर मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूं तो और तुमने भी मुझे सेम ऑफर दे दिया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना नहीं है। सिर्फ ऑफर दे देने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, आइडेंटिकल ऑफर देने से। जब तक सामने वाला आदमी अपनी सहमति, एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक ऑफर नहीं बनेगा। जैसे यहां पे सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। चलो चलो बेटा, वेरी वेरी गुड, सबको समझेगा। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी, ए ने बी को बोला मैं अपनी गाड़ी तेरे को बेचूंगा 2 लाख रुपए में। ए ने ऐसा ऑफर लेट से ईमेल द्वारा दिया एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, अभी तक बी को ए का ऑफर अभी तक मिला नहीं था। ए ने भी व्हाट्सएप में ऑफर दे दिया कि यार मैं तेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में परचेज करना चाहता हूं। मतलब ए ने भी ऑफर दे दिया, बी ने भी आइडेंटिकल ऑफर दे दिया, दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर दिया, पर दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं था। ए फ्रॉम ए, इट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस एज बी वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय।
कहता है जब तक बी अपनी सहमति नहीं देगा ना, जस्ट बिकॉज बी ने आपको सिमिलर ऑफर दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। हाँ, अगर बी ने अपना प्रपोजल दिया था तो तब तक बी को आपके प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं था, तो अब बी को अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक क्रॉस प्रपोजल है, क्रॉस ऑफर है। टू पार्टीज जब एक दूसरे को ऑफर देती है तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों ने एक्सेप्टेंस दे दिया, नहीं, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कि एक पार्टी अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे देती, सिर्फ क्रॉस ऑफर, एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दे देना कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। कहता ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस माना नहीं जाता, कोई पार्टी को अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। सबको समझा गया बेटा? चोरे 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 बच्चे पारी, सबको समझा? बता दो। हाँ मैडम समझा। बेटा ये हो गया क्रॉस ऑफर। मतलब बेसिकली इतनी सी बात, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर दे वर इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर्स ऑफर, दैट इज क्रॉस ऑफर। सिंपल। अब मैंने और तुमने एक टाइम पे दोनों को एक जैसा ऑफर दे दिया, तुमने भी सेम ऑफर, मैंने भी तुमको सेम ऑफर दे दिया, दैट डज नॉट मीन कि हम दोनों के बीच में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब तक कि कोई एक्सेप्टेंस ना आ जाए तब तक कि ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज हमने एक दूसरे को सेम ऑफर दे दिया तो एक्सेप्टेंस हो गया। ओके। काउंटर ऑफर क्या होता है? तुमको इसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगी। मैडम क्या काउंटर ऑफर हमको नहीं पता क्या होता है? तुमको पता है क्या होता है? क्या होता है काउंटर ऑफर? मैंने बोला मैं ये पेन तुमको 1000 रुपए का मैंने कहा ये पेन महंगा है रे, व्हाइट कलर का पेन, मैं तुमको ये पेन 1000 रुपए में बेचूंगी। तुमने क्या बोला? मैडम हम तो 800 में खरीदेंगे। मैंने कहा नहीं मैं 800 में नहीं बेचूंगी। तो अब आपने मेरे को एक काउंटर ऑफर दिया। बार्गेन नहीं करते हम जाके मार्केट में, हम जाके मार्केट में बार्गेनिंग नहीं करते। तो बार्गेन मतलब होता है काउंटर ऑफर। मतलब एक पार्टी ने ऑफर दिया कि ये ले पेन खरीद ले, कितने में? 100 रुपए में, पर तुमने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तुमने काउंटर ऑफर दे दिया मेरे को, तो उसको क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। कहता है देखो ए ने ऑफर किया बी को कि मैं तुझे 10 लाख रुपए का प्लॉट बेचूंगा। बी ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा लेकिन 8 लाख का खरीदूंगा। तो मुझे बताओ ये काउंटर ऑफर हो गया क्या? मैंने बोला घर खरीद ले 10 लाख का, तुमने बोला ठीक है घर खरीदूंगा लेकिन 8 लाख का। तो मुझे बताओ क्या ये काउंटर ऑफर हो गया? तो मैंने जो तुमको पुराना ऑफर दिया था ना, ए ने ऑफर दिया था बी को कि 10 लाख रुपए का घर खरीद ले। बी ने कहा मैं घर तो खरीदूंगा लेकिन 8 लाख का खरीदूंगा, 8 लाख का। तो मेरा पुराना वाला ऑफर क्या हो गया बेटा? टर्मिनेट हो गया। मैंने जो आपको पहले ऑफर दिया था ना कि 10 लाख में घर खरीद ले, वो ऑफर अब टर्मिनेट हो जाता है जब आप मुझे काउंटर ऑफर दे देते हो। मैंने बोला नहीं मैं नहीं बेचूंगी 8 लाख रुपए में, तो आपने बोला ठीक है तो फिर मैं 10 लाख में खरीद लेता हूं। मैंने कहा मैं 10 लाख में भी नहीं बेचूंगी। क्यों दिया मुझे काउंटर ऑफर? क्यों दिया मुझे काउंटर ऑफर? तो बेसिकली जब आप काउंटर ऑफर देते हो ना, तो जो ओरिजिनल ऑफर होता है इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए ने जो ओरिजिनल ऑफर दिया था वो भी खत्म हो जाता है अगर आप काउंटर ऑफर दे देते हो। अगर लेटर ऑन बी कहता है ना कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए का खरीदता हूं, तो ए मना कर सकता है। ए बोल सकता है मेरा ऑफर तो टर्मिनेट हो गया क्योंकि आपने मुझे काउंटर ऑफर दे दिया। तो कहता है काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जब आप काउंटर ऑफर दे देते हो तो मतलब आपने ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा माना जाता है। तो ओरिजिनल ऑफर टर्मिनेट हो जाता है। तो कहता है देखो सबको समझा? तो ये क्या कह रहा है? काउंटर ऑफर मतलब व्हेन द ऑफरी, मतलब जिसको ऑफर दिया गया बी, ऑफर्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। बी ने एक्सेप्टेंस तो दी कि हाँ मैं घर खरीदूंगा, लेकिन बी ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी। बी ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी। बी ने बोला कि मैं घर तो खरीदूंगा लेकिन 8 लाख रुपए का खरीदूंगा। तो कहता है जब ऑफरी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दे ऑफर को, मॉडिफिकेशन कर दे, वेरिएशन कर दे ओरिजिनल ऑफर में, उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। मतलब बी ने बोला मैं घर तो खरीदूंगा लेकिन 8 लाख का, तो मतलब उसने ऑफर को मॉडिफाई कर दिया, वेरिएट कर दिया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दी, तो उसको कहते हैं काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर देने से ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। सभी बच्चों को समझा? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों समझा? हाँ, शार्क टैंक में काउंटर ऑफर देते हैं। विभूति कह रहा है मैडम देते हैं ना, हम सब ने शार्क टैंक में देखा है। फिर वो कई बार ऐसा होता है क्या कि जैसे उन्होंने बोला कि 5% इक्विटी, लेट्स से 1 करोड़ रुपीस फॉर 5% इक्विटी। शार्क्स ने ऑफर दिया। शार्क्स ने क्या ऑफर दिया?
वी विल गिव यू 1 करोड़ रुपी फॉर 5% ऑफ द इक्विटी। सामने वाले ने बोला नो नो नो, 1 करोड़ रुपी फॉर 2% इक्विटी। तो कई बार शार्क मना कर देते हैं क्या कि नहीं नहीं सॉरी, अब हमें 1 करोड़ रुपया भी नहीं देना 5% इक्विटी के लिए। कई बार मना भी कर देते हैं क्या, क्योंकि जब सामने वाला काउंटर ऑफर देता है ना तो आपका पूरा पहले वाला ओरिजिनल ऑफर टर्मिनेट हो जाता है। तो सामने वाले ने क्या दी, बोला हाँ आप हमारी कंपनी में आ तो जाओ, पर 5% पे नहीं 3% इक्विटी पे आओ। तो मतलब सामने वाले ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, मॉडिफाई कर दिया, वेरिएशन कर दिया ओरिजिनल ऑफर में, उसे कहते हैं काउंटर ऑफर। सबको समझा? एवरीबॉडी समझा? सारे बच्चे बता दोगे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड काउंटर ऑफर? आई विल डेफिनेटली क्लियर सीए। बेटा ध्यान से सुनेगा तो तेरे को समझ जाएगा। ध्वनि 24 घंटे लगते हैं बेटा, 2 दिन रुक जाओ। जितने भी बच्चे मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं बेटा, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अल्टीमेट सीए पे ना हमारे लिए ना बच्चों एक एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ हो। I personally reply to messages, I personally read your comments, I personally try to address the queries। पर हर एक एकेडमी का ना अपना एक फ्लो होता है काम करने का। मैं आप सभी को बोलूंगी, हो सकता है फ्यूचर में भी आपको कोई क्वेरी आ जाए, फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी आप सपोर्ट का फॉर्म फिल करोगे तो टीम आपको पक्का रिस्पॉन्ड करेगी। 24 घंटे 24 आवर्स में टीम रिस्पॉन्ड करती है, पर आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, सारे बच्चे अगर बोलने लगे नहीं अभी मेरी क्वेरी सॉल्व करो, तो किसी भी बच्चे की क्वेरी सॉल्व नहीं होगी ना ऐसे तो। ठीक है, तो सपोर्ट का फॉर्म फिल करो। और अगर मान लो टीम से आपका लेट्स से टीम आप मान लो कभी इन केस 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। किसी की भी अगर क्वेरी बहुत दिन से अगर पेंडिंग है और सॉल्व नहीं हुई तो आप मुझे अलग से मैसेज करें, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, ओके। चलिए, सैटरडे को किया था मैम, ठीक है, बीच में संडे आ गया ना बेटा, संडे काउंट नहीं होता, संडे को टीम काम नहीं करती है। ठीक है मैम, लेकिन तो वापस नहीं कर सकते उसी के साथ, मतलब मैम काउंटर ऑफर की फर्स्ट 3 लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। सभी बच्चों को ना थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा यार बच्चों क्लास में। मतलब हमने इतने एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया, काउंटर ऑफर, बार्गेनिंग बोल दिया, आप खुद जाके बार्गेन करते हो मार्केट में, आपको पता होना चाहिए। ए ने वापस से सुन लो, आगम बेटा थोड़ा अलर्ट हो जाओ यार, क्लास में कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, क्लास में आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, सभी बच्चे थोड़ा अलर्ट होके सुनेंगे। सितंबर में देना है भाई, बहुत बच्चों का एग्जाम यहाँ सितंबर में देना है, उनका समय हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करके। तो आप सभी को क्या करना होगा, अलर्ट होके सुनना पड़ेगा। सारे बच्चे सुनेंगे। ए ने ऑफर दिया तो ये क्या हो गया, ऑफरर। किसको ऑफर दिया, बी को, ये क्या हो गया, ऑफरी। ए ने ऑफर किसको दिया है, बी को दिया है। ए ने बोला बी को मेरा घर खरीद ले 10 लाख रुपए के लिए, बी ने बोला यस खरीदूंगा। एक्सेप्टेंस तो दी है बी ने, लेकिन कैसी एक्सेप्टेंस दी है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी है। क्वालिफाइड मतलब उसने क्या ओरिजिनल ऑफर जो 10 लाख रुपए का था उसके लिए एक्सेप्टेंस दी, नहीं, उसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, मतलब उसने बोला मैं 8 लाख में खरीदूंगा। मतलब एक्सेप्टेंस तो दी लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, बोला कि मैं 8 लाख में खरीदूंगा। मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब आपने ओरिजिनल ऑफर में मॉडिफिकेशन लाकर, ओरिजिनल ऑफर में मॉडिफिकेशन लाकर आपने एक्सेप्टेंस दी है, तो इसे कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को देना। अभी समझा? ठीक है, चलो, इसे कहते हैं बेटा काउंटर ऑफर। एवरीबॉडी समझा, सारे बच्चे काउंटर ऑफर समझा बेटा? ऑफरी जिसे ऑफर दिया गया है वो अपनी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे, मॉडिफिकेशन लाके, वेरिएशन लाके ओरिजिनल ऑफर में अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। ओके, चलिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आगम बेटा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं। आ जाओ बच्चों, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर समझते हैं। लास्ट चीज,
सारे बच्चे इधर ध्यान से सुनना, स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर मतलब क्या होता है? तुम्हारे घर में न्यूज़पेपर वाला बंदा आता है क्या, जो न्यूज़पेपर रोज डाल के जाता है? न्यूज़पेपर वाला या मिल्कमैन जो रोज आके तुम लोग के घर में मिल्क सप्लाई कर देता है, रोज आके न्यूज़पेपर दे देता है, तो मुझे बताओ, जब तक तुम मना नहीं करोगे, वो रोज आके घर में न्यूज़पेपर डाल के जाएगा क्या? तुम्हारे घर में आता होगा कोई न्यूज़पेपर वाला आदमी जो न्यूज़पेपर ऐसे डाल देता है, तो जब तक तुम मना नहीं करते वो घर में न्यूज़पेपर भेजता रहता है क्या? तो उसे कहते हैं बेटा स्टैंडिंग ऑफर। मतलब ऑफर जो ओपन है फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा ऑफर जो सालों साल ओपन है फॉर एक्सेप्टेंस, इसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे न्यूज़पेपर सप्लाई करना, मिल्कमैन जो होता है, दूध लेने जो आता है आपका मिल्कमैन, तो कहता है देखो स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ऑफर, ओपन ऑफर मतलब एन ऑफर जो ओपन है एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब ऐसा ऑफर जब तक तुम मना नहीं करोगे तब तक वो ऑफर आपको है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कहता है ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है? ओके, सारे बच्चे समझ गए? हाँ जी मैडम, ओके बेटा। तो मैं सभी बच्चों को आऊंगी जो बीच बीच में आके सवाल पूछते हैं ना, मैडम कितना सिलेबस खत्म हो गया, बेटा बीच में मत पूछो, या तो आप क्लास को शुरुआत से देखो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बीच में आके अगर आप पूछोगे ना मैडम कितना सिलेबस खत्म हो गया, तो क्या होता है ना, फ्लो टूट जाता है बेटा क्लास का। क्या होता है? फ्लो टूट जाता है। तो फ्लो टूटना ठीक बात नहीं होती, पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में कोई दूसरी बात करने लग जाएंगे तो ठीक नहीं होगा ना। ओके मैम, क्या आपने कंपनीज एक्ट का रिकॉर्डेड सितंबर अटेम्प्ट के लिए दिया है क्या? हाँ जी, PWR फॉर्चून, यस बेटा। पार्टनरशिप एक्ट सोगा के यूनिट 3 थोड़ा सा बाकी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 टाइप्स ऑफ ऑफर चल रहा है, यस निरुपमा ने आंसर दे दिया है। पार्टनरशिप और सोगा नोट्स मैम मैं करा दिए, मतलब पार्टनरशिप और सोगा के नोट्स मैम मैं करा दिए, मतलब बेटा पार्टनरशिप के नोट्स तो हमने लिख भी लिए हैं अपनी क्लास में, और अभी हमको सोगा के नोट्स लिखने हैं, तो किसी दिन वन फाइन डे देख के हम सोगा के नोट्स भी लिखेंगे। एक दिन इवनिंग में मैं एक आपका सेशन लूंगी और इवनिंग में आप मेरे साथ बैठ के सोगा के नोट्स को लिखोगे, या तो क्योंकि आप लोग फ्री इवनिंग में ही रहते हो ना, तो एक दिन मैं इवनिंग में ले लूंगी या अर्ली मॉर्निंग आपका सेशन ले लूंगी जिसमें हम सोगा के नोट्स को लिखेंगे, आपको बता दूंगी प्रायर में, ठीक है? ओके मैम, क्रॉस ऑफर में वो पहले वाला ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? मतलब क्रॉस ऑफर में मतलब हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को सेम ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर दे दिया, तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं बेटा। जब दो लोग एक समय पे दोनों को एक जैसा ऑफर दे दे, तो एक दूसरे को ऑफर दे देना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आपको अभी बताया था बेटा माधव। मैम लाइव सेशन का क्या टाइम है? मैं सितंबर की स्टूडेंट हूं, चाहत समय पे आओगी तो टाइम पता चल जाएगा, रोज 9:30 बजे बेटा, थोड़ा टाइम पर आओ। बीच बीच में आ गए बच्चे यार डिस्टर्ब बहुत करते हैं यार यूट्यूब पे। अब एक आध दिन ही है जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, फिर ऐप पे शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है? कोई भी बच्चा बीच में आगे कोई भी बातें करता रहता है यार, कैसे बच्चे हो यार तुम लोग, टाइम पे नहीं आते। चलो एवरीबडी पार्टनरशिप के नोट्स ऐप पर होंगे। अरे भाई ओ गॉड, बच्चों कैसे बच्चे हो रहे तुम लोग, कैसे बच्चे हो? टाइम पे क्लास में आते नहीं हो, फिर टाइम पास करते हो। ध्रुव बेटा सॉरी बेटा, थोड़ा टाइम पे आ जा, थोड़ा क्लास को फॉलो कर ले, थोड़ा अपने लिए मेहनत कर ले, थोड़ा, तेरा ही फ्यूचर है मेरा नहीं है बेटा, थोड़ा सा फॉलो करो टीचर को बेटा। है मैडम फलाना बेटा, थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। कभी भी बीच में क्लास में आके कोई भी सवाल पूछ लोगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। एक बात बताओ, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना, इतने सारे बच्चे बेचारे मेहनत करके सितंबर में एग्जाम देंगे, जनवरी में एग्जाम देंगे, उनका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती किसी बच्चे का समय वेस्ट हो, तो थोड़ा सा टीचर को ध्यान से सुनो और टाइम पर आओ क्लास में। तुम अभी आओगे और अभी क्वेश्चन पूछोगे और अभी आंसर चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा। समय पे आओ सारे बच्चे क्लास में, ठीक है? चलो एवरीबडी समझ में आ गया सबको? चलो एवरीवन अंडरस्टूड। तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा। टाइप्स ऑफ ऑफर सबको समझा बेटा? जल्दी जल्दी फटाफट एकदम बढ़िया तरीके से बोलोगे। काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर,
एक था आपका पहले वाला ऑफर, कौन सा था? सारे बच्चे बताओ, पहला ऑफर तुम लोग बताओगे, फिर क्लास को एंड करूंगी मैं। सबसे पहले ऑफर हमने क्या पढ़ा था? जनरल ऑफर, मतलब ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, जिसमें आपने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा बेटा जनरल ऑफर के बाद? स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर विच इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एसर्टेन्ड पर्सन। फिर आपने क्या पढ़ा बेटा? क्रॉस ऑफर, जब आप एक दूसरे को क्या दे रहे हो? आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हो। अच्छा, फिर काउंटर ऑफर। अच्छा, मैं बता रही हूं, तुम लोग ट्रू या फॉल्स में जवाब देना। मैंने तुम्हें ऑफर दिया पर तुमने मुझे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, मॉडिफाई करके ऑफर को एक्सेप्टेंस दी, तो क्या मेरा ऑफर, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा क्या? हाँ या ना में जवाब देना। बताओ, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया पर तुमने अपनी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, तुमने ऑफर को मॉडिफाई करके उसे एक्सेप्ट किया, तो मेरा ओरिजिनल ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू ऑल। अब क्या देखा आपने? स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब क्या होता है? ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस के लिए ओपन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज स्टैंडिंग। जब तक तुम सामने से मना नहीं करोगे तब तक न्यूज़पेपर वाला तुम्हारे घर में न्यूज़पेपर डालता जाएगा, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, सभी बच्चों को समझा? ओके, चलिए, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस। सीमा मैम, बुक के ऊपर कूपन कोड है? बुक के ऊपर कूपन कोड नहीं है। क्लासेस जब आप परचेज करते हो तो कूपन कोड है, लेकिन जब भी आप कोई भी क्लासेस वगैरह ले तो आप कोड यूज कर सकते हो बेटा, अल्टीमेट। अल्टीमेट कोड लगा के आपको 5% ऑफ मिल जाता है। तो अगर कोई भी बच्चा जब भी अल्टीमेट सीए से क्लासेस लेता है तो आप कोड जरूर लगाएं ताकि आपको 5% ऑफ मिल जाए। तो आप www.ultimatecA.com पे जाकर क्लासेस को परचेज कर सकते हो, बुक्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। मैम, आपका टेलीग्राम पे कोई सेपरेट चैनल भी है क्या? हाँ है, मेरा एक चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब सीए दीपिका राठी लिखोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, और हमारे बैच का चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब होमवर्क टाइम। चलिए जी, कल का होमवर्क कर कर आए थे कि नहीं आए थे? मैडम हम कल का होमवर्क नहीं करके आए। क्या है ये बिहेवियर तुम्हारा? सब होमवर्क करके आए कि नहीं आए हैं? जल्दी जल्दी बताओ। कोई कहाँ गया यार? 1 मिनट रुकेंगे। यस मैम, वेरी गुड बेटा। चलो अभी आपको मैं एक और होमवर्क देती हूँ, ये आपका कल का होमवर्क था। चलो मैं आप लोगों को एक लिखित होमवर्क देती हूँ। अंकुर मैम, होमवर्क कॉपी गुम हो गई क्या बेटा? कोई बात नहीं, अभी तक तो एक दूसरी कॉपी बनाने। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ ऑफर। व्हाट इज एन ऑफर and explain the types of offer. This is your homework question. होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये है। सभी बच्चों को समझा? व्हाट इज एन ऑफर, और आपको बताना है कितने तरह के ऑफर होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। सभी बच्चों का ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। सभी बच्चे इस होमवर्क क्वेश्चन को करके आएंगे कल की क्लास में, पक्की बात? प्रॉमिस करके आओगे ना? बोलो मैडम, प्रॉमिस है? मैम, कल वाले क्वेश्चन का आंसर आपके टेलीग्राम पर पोस्ट किया है क्या? नहीं बेटा, आगम यार, हमारा एक बैच का टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल पर सभी बच्चे एडेड है, उसी के ऊपर सवाल पोस्ट किया गया था एंड आंसर भी पोस्ट कर दिया गया था। बच्चों, तुम लोग क्या करते हो रे? चेक करने दो मुझे, आंसर पोस्ट हुआ है ना?
हाँ बेटा, सवाल जवाब दोनों पोस्ट हो गए थे कल। प्रॉमिस करोगे? हाँ मैडम, पिंकी प्रॉमिस। आगम, अगर आपने क्लासेस को खरीद लिया है, आगम अगर आपने बैच को परचेज कर लिया है, ओनली देन आप हमारे बैच के टेलीग्राम चैनल पे ऐड होगे बेटा, ऐसे आप ऐड नहीं होगे। इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज द बैच और फिर भी अगर आप टेलीग्राम में ऐड नहीं किए हो तो मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है? चलिए चलो आगम, थोड़ा सा ना बेटा एक बात मैं आपको एक फ्रेंडली आपको एक बात बताना चाहूंगी। आप कोई भी अगर सवाल पूछते हो ना तो पहले चेक करो, उसके बाद सवाल पूछो, ठीक है? पहले चेक एवरीथिंग। आप टेलीग्राम को चेक करो, सारी चीजों को चेक करके ही सवाल को पूछो। फालतू में कोई टाइम पास थोड़ी चल रहा है कि अपने कोई बातें थोड़ी कर रहे हैं क्लास में बैठ के कि मैं मेरे से कुछ भी पूछते जाओगे तुम्हें, मैडम ये क्या है वो क्या है, ऐसे नहीं होता बेटा। थोड़ा सा आप क्लास में हो तो थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा आप पहले चीजों को चेक करोगे फिर मेरे से सवाल पूछोगे, ठीक है? ये कुछ भी चल रहा है मतलब मैं आपसे बातें कर रही हूं, पढ़ना तो कम हो रहा है, बातें ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है? चलो ओके, चलो एवरीबॉडी, चलिए आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। टिल देन सी यू, बाय बाय। बाय बच्चों। आज आगम ने काफी डांट खा ली है मेरे से, तो कल से थोड़ा अवेयर रहेगा, है? चलो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर मैडम, टेक केयर बेटा, टेक केयर, बाय बाय बच्चों। होमवर्क करके आना रे, ऐसा डॉज मत दे देना होमवर्क में, मैडम नहीं करते हम होमवर्क, जाओ, ऐसा मत करना, प्रॉमिस किया है तुमने, करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? चलो ओके बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बाय बेटा, सी यू बेटा, कल मिलते हैं क्लास में 9:30 बजे सेम टाइम। बाय बाय बाय।